कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे डीमन से जो बाकी डीमंस जैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका नाम है योगी। दिखने में वो पूरी तरह डीमन है, लेकिन उसकी आत्मा असल में एक इंसान की है, क्योंकि इस दुनिया में उसका पुनर्जन्म एक डीमन के रूप में हुआ था। फिलहाल वो एक शक्तिशाली डीमन लॉर्ड का गार्ड है, लेकिन इसे देखकर गलती से भी कमजोर मत समझना, क्योंकि ताकत के मामले में ये इतना खतरनाक है कि अकेले ही डीमन लॉर्ड को हरा सकता है। फिर भी वो ऐसा क्यों नहीं करता है, ये बात अभी रहस्य ही रहती है। जंगल की गहराइयों में जैसे ही योगी उस काइमेरा के सामने पहुंचता है, उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि ये उसके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। वो जानवर आधा मुर्गा और आधा सांप जैसा दिख रहा था और लगातार उस पर झपट्टा मार रहा था। लेकिन योगी की गति इतनी तेज थी कि वो हर हमले से आसानी से बच निकलता है और धीरे धीरे उस बीस्ट को थका देता है। योगी बस थोड़ा और। आखिरकार मौका मिलते ही वो अपना खास अटैक इस्तेमाल करता है, थंडर बर्ड। बिजली जैसी तेज ऊर्जा उस काइमेरा को सीधा खत्म कर देती है। सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद योगी उसके पंख और फेदर्स सबूत के तौर पर इकट्ठा करने लगता है। उसे खुद हैरानी होती है कि जिस मिशन में 1 हफ्ता लगने वाला था, उसे उसने आधे दिन में ही खत्म कर दिया। इतना आसान था। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलने वाला होता है, उसे अचानक अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। अगले ही पल झाड़ियों से एक नाइट निकलता है और सीधे उसकी गर्दन पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन योगी फुर्ती से पीछे हट जाता है। तभी ऊपर से एक बर्ड पर्सन उसकी आंखों पर हमला करता है, मगर योगी तुरंत एक मैजिक बैरियर बनाकर उसे पीछे धकेल देता है। इससे पहले कि वो समझ पाता कि ये सब कौन है, एक छोटी सी फेरी उस पर हमला करती है, लेकिन उसे देखते ही योगी उसे पहचान लेता है। रुको शेक, मैं हूँ। आखिरी पल में वो रुक जाती है और अपने कैप्टन की आवाज पहचान कर हैरान रह जाती है। कैप्टन। तभी बाकी लोग भी अपनी छिपने की जगह से बाहर आते हैं। उनमें एक बर्ड पर्सन है जिसका नाम है हैप्पीनेस और एक नाइट जिसका नाम ड्यूक है। हमें लगा आपको ये आम एडवेंचरर हैं जो डीमंस को मारने आए हैं। हैप्पीनेस और ड्यूक दोनों दंग रह जाते हैं। उन्हें तो लगा था कि डीमन लॉर्ड के गिरने के साथ ही उनका कैप्टन भी मारा गया होगा। अपने कैप्टन को जिंदा देखकर तीनों खुश होते हैं, लेकिन ड्यूक का गुस्सा तुरंत बाहर आ जाता है। कैप्टन, आप हमें उस तबाही में छोड़कर कहां चले गए थे? हमने आखिरकार भी डीमंस हैं। इतना आसान नहीं है, लेकिन तीनों अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। उनका मानना था कि अगर उनका कैप्टन बदल सकता है तो वे भी बदल सकते हैं। आखिरकार योगी मान जाता है और उन्हें लेकर सिसिलिया से मिलने पहुंचता है। लेकिन जैसे ही सिसिलिया उन्हें देखती है, वो हैरान तो होती है, मगर खुशी से नहीं, गुस्से से। उसे पता चलता है कि योगी ने हैप्पीनेस को इंसान जैसा दिखाने के लिए उसके पंख तक नोच दिए हैं। योगी, तुम्हें थोड़ा भी दिमाग नहीं है क्या? उसका गुस्सा साफ दिख रहा था। तुम इंसान बनाना चाहते थे, पर क्या तुम्हें अंदाजा है कि पंख नोचना कितना दर्दनाक होता है? वो उसे बुरी तरह डांटती है। ये देखकर योगी का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल जाता है, लेकिन तभी हैप्पीनेस धीरे से आगे बढ़ती है और सिसिलिया को गले लगा लेती है। आप बहुत अच्छी हैं। ये देखकर ड्यूक और शक भी सिसिलिया की दयालुता से प्रभावित हो जाते हैं और उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद सभी हवेली के अंदर जाते हैं और चाय के साथ बातचीत शुरू होती है। ड्यूक समझाता है कि वो एक हेडलेस नाइट है, हैप्पीनेस एक बर्ड पर्सन है और शक एक पिक्सी है, यानी वे शुद्ध डीमंस नहीं बल्कि ह्यूमनॉइड क्रीचर्स है। ये सब सुनकर योगी को थोड़ा आश्चर्य होता है, खासकर इसलिए क्योंकि ड्यूक आज बहुत ज्यादा बोल रहा था। आज तुम काफी बोल रहे हो। पहले इसलिए नहीं बोलता था क्योंकि आप हमसे बात ही नहीं करते थे। सच ये था कि जब योगी पहली बार कैप्टन बना था, तब वो बहुत चुपचाप रहने वाला इंसान था, जो अपने साथियों से बात तक नहीं करता था। यहाँ तक कि उसने अपने सुपीरियर जैकले के आदेशों को भी नजरअंदाज कर दिया था, जिस वजह से जैकले उसे बेकार समझता था। उसी दिन ड्यूक ने तय किया था कि वो इस नए कैप्टन को ताकत से सबक सिखाएगा, लेकिन जब योगी ने लड़ाई की तो उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। उस दिन के बाद से ड्यूक के दिल में योगी के लिए एक अलग ही सम्मान पैदा हो गया। ये सब देखकर सिसिलिया मुस्कुरा देती है। उसे उनका ये रिश्ता अच्छा लग रहा था। तभी योगी को एहसास होता है कि हैप्पीनेस और शेक की आवाजें अचानक बंद हो गई हैं और वो थोड़ा चिंतित हो जाता है। वो दोनों कहाँ गए? उसे डर था कि अगर ये बात फैल गई कि सिसिलिया ने डीमंस को अपने घर में पनाह दी है, तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। वो तुरंत ढूंढी पर पूछता है कि वो दूसरी लड़की कहाँ गई जो अभी उनके साथ थी। मैडम बताती हैं कि उनकी एक मेड जिसका नाम सोफिया है, उसे अंदर ले गई है। अरे उसे सोफिया ले गई थी। ये सुनते ही सब तेजी से अंदर भागते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं हैप्पीनेस कुछ गड़बड़ न कर दे। लेकिन अंदर का नजारा देखकर सब रुक जाते हैं। हैप्पीनेस वहाँ एक मेड की यूनिफॉर्म पहने पूरी तरह शांत और सुलझी हुई खड़ी थी। सिसिलिया तुरंत बात साफ करती है, ये मेरी नौकरानी नहीं है, ये योगी की दोस्त है। सोफिया तुरंत माफी मांगती है, क्योंकि आज एक नई मेड आने वाली थी और उसे लगा कि वही है। योगी हैप्पीनेस ही कपड़े बदलने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। मुझे ये काम पसंद है, मैं यही रहना चाहती हूँ। ले जाती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और हवेली में एक अजीब सी शांति फैल जाती है, लेकिन योगी के मन में कहीं ना कहीं ये चिंता बनी रहती है कि ये सुकून ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला है। हैप्पीनेस को वहीं छोड़कर बाकी लोग निकलने की तैयारी करते हैं। शेक अपनी आंखें मलते हुए थोड़ा सुस्त सा महसूस कर रहा होता है। यार हैप्पीनेस कितनी लकी है ना, अब इतने बड़े महल में रहेगी। सिसिलिया मुस्कुराकर उन्हें कहती है कि वे जब चाहें उससे मिलने आ सकते हैं। तभी मैडम सिसिलिया योगी को एक तरफ ले जाती हैं। सिसिलिया पिछले कुछ दिनों से बहुत बिजी है।
उसे आराम करने का मौका नहीं मिला। वह चाहती थी कि सिसिलिया अगले दिन छुट्टी ले और योगी उसे बाहर घुमाने ले जाए। कल उसे बाहर ले जाओ, उसे थोड़ा वक्त चाहिए। अगले दिन सुबह शहर के बीचों बीच योगी उत्सुकता से सिसिलिया का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक खूबसूरत वैगन वहां आकर रुकती है जिसे 2 ग्रिफिन खींच रहे थे। सिसिलिया उसमें से उतरती है, लेकिन इस बार उसका रूप पूरी तरह बदला हुआ था। उसने एक आम लगे के कपड़े और मोटा चश्मा पहन रखा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसे देखते ही योगी कुछ पल के लिए खो जाता है। तुम इस वेश में भी बहुत प्यारी लग रही हो। सिसिलिया हल्का सा मुस्कुराती है और दोनों हाथ पकड़कर शहर की सैर में निकल पड़ते हैं। आज सिसिलिया हर छोटी छोटी चीज देखकर खुश हो रही थी, जैसे वह पहली बार इस दुनिया को देख रही हो। दोनों एक केक शॉप के सामने रुकते हैं। हम बाद में यहाँ चाय पीने जरूर आएंगी। इसके बाद वे कई जगहों पर घूमते हैं, रास्ते में बिल्ली के बच्चों के साथ खेलते हैं और नई नई ड्रेसेस भी ट्राई करते हैं। योगी ने सोचा था कि वह सिसिलिया को एक गिफ्ट देगा इस दिन को यादगार बनाने के लिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लेना चाहता हूँ। लेकिन तभी किस्मत करवट लेती है और वहाँ उन्हें हीरो योगा और मीकाना मिल जाते हैं, जो खुद भी भेस बदलकर बाहर निकले थे। योगा सीधे सिसिलिया के पास जाता है और योगी को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए उससे बात करने लगता है। अरे सिसिलिया, क्या कोइंसिडेंस है, तुम हमारे साथ ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? ये देखकर योगी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन सिसिलिया बहुत ही शालीनता से जवाब देती है, मैं आज अपने एक दोस्त के साथ आई हूँ। तभी योगा की नजर पहली बार योगी पर पड़ती है, लेकिन उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तुम भी साथ चल सकते हो। चारों लोग गिफ्ट शॉप के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पीछे योगी और मीकाना रह जाते हैं। मीकाना के चेहरे पर हल्का गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मैं तो दुआ करती हूँ कि सिसिलिया को तुम जैसे किसी आम लड़के से ही प्यार हो जाए। कम से कम वे हमारे रास्ते से तो हटेगी। पहले तो योगी को लगता है कि ये कोई तारीफ है, लेकिन तुरंत ही उसे समझ आ जाता है कि ये सिसिलिया का अपमान करने के लिए कहा गया था। इस पल उसे एहसास होता है कि मीकाना के इरादे उतने अच्छे नहीं हैं। दूसरी तरफ शॉप के अंदर अब भी योगा सिसिलिया के पीछे ही लगा हुआ था। योगी सोचता है कि जब एक बार सिसिलिया ने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया है तो एक सभ्य इंसान दोबारा ऐसा नहीं करता। लेकिन योगा तो मानने को तैयार ही नहीं था। योगी भी आ जाता है और एक बड़ा सा महंगा गहना दिखाने लगता है। ये देखो, ये यहाँ की सबसे महंगी चीज है। इस धक्का मुक्की में सिसिलिया का चश्मा नीचे गिर जाता है और भीड़ उसे पहचान लेती है। अचानक लोग चिल्लाने लगते हैं, ये तो प्रीस्टेस सिसिलिया है और ये हीरो योगा। देखते ही देखते भीड़ उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और इस अफरा तफरी में योगी पीछे छूट जाता है। वह भीड़ को चीरते हुए सिसिलिया को ढूंढने निकलता है, लेकिन तभी उसका सामना एक लंबी स्वॉर्ड्समैन से होता है जिसका नाम रेवन है। रेवन खुद भी लड़कियों की भीड़ से घिरा हुआ परेशान नजर आ रहा था। योगी उसकी मदद करने का फैसला करता है। वह लड़कियों का ध्यान भटकाता है और रेवन का हाथ पकड़कर उसे गली में ले जाता है। जब दोनों रुकते हैं तो रेवन कुछ बोलता है और योगी चौंक जाता है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? उसकी आवाज बहुत हल्की और लगभग लड़की जैसी थी। योगी थोड़ा हैरान होता है, फिर मुस्कुरा देता है, हाँ क्यों नहीं। इसके बाद वह तुरंत फिर से सिसिलिया को ढूंढने निकल पड़ता है। जल्दी उसे सिसिलिया मिल जाती है, जो अब भी भेस में एक छोटे बच्चे के पास खड़ी थी। वह बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया था। सिसिलिया उसे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थी। हमें इसकी माँ को ढूंढना होगा। योगी को चिंता हो रही थी कि इतनी भीड़ उसके लिए सुरक्षित नहीं है। तुम्हें घर लौट जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन सिसिलिया अपने फैसले पर अड़िग रहती है। मैं एक प्रीस्टेस हूँ, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। आखिरकार काफी मेहनत के बाद दोनों मिलकर उस बच्चे को उसकी माँ से मिलवा देते हैं और उसी के साथ ये पल थोड़ा सुकून भरा हो जाता है। लेकिन दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन सुबह योगी सीधा सिसिलिया से मिलने उसकी हवेली पहुंचता है, लेकिन वहां उसका सामना होता है मैडम सिलिया से। वो शांत आवाज में उसे बताती हैं कि कल की भागदौड़ और इतने हंगामे की वजह से सिसिलिया की तबीयत खराब हो गई थी और थक कर वो बेहोश हो गई। मुझे माफ कीजिए, मैं कल उसका ध्यान नहीं रख पाया। मैडम सिलिया उसे समझाती हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि असली वजह तो योगा था जिसने वहाँ पूरे तमाशा खड़ा कर दिया था। वो लड़का तो जबरदस्ती हवेली के अंदर घुसकर उसका ख्याल रखने की जिद कर रहा था। अगर सोफिया उसे बाहर ना निकालती तो और भी प्रॉब्लम हो जाती। योगी के लिए सबसे सरप्राइजिंग बात ये होती है कि मैडम सिलिया उसे सिसिलिया के रूम में जाने की परमिशन दे देती हैं। वो धीरे से अंदर जाता है और देखता है कि सिसिलिया बेड पर आराम कर रही है। दोनों एक पल के लिए कल की बातें याद करके हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। एटमॉस्फेयर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। जब मैं थोड़ा बेटर फील करूंगी, क्या हम फिर से बाहर चलेंगे? ये सुनते ही योगी का चेहरा एकदम चमक उठता है। उसकी खुशी कंट्रोल के बाहर हो जाती है। वो एक्साइटमेंट में अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। सच में? मतलब तुम सीरियसली कह रही हो? उसकी ये चाइल्डिश एक्साइटमेंट देखकर सिसिलिया जोर से हंस पड़ती है, लेकिन हंसी के साथ ही उसे खांसी आ जाती है। सिचुएशन एकदम से सीरियस हो जाती है। तभी सोफिया गुस्से में रूम में आती है और बिना कुछ सोचे योगी को बाहर निकाल देती है। बस तुम अभी के अभी बाहर जाओ। वापस लौटते वक्त रास्ते में योगी की मुलाकात होती है रेवन से। रेवन का चेहरा उदास और परेशान लग रहा होता है, जैसे वो किसी टेंशन में हो। एक लड़की है जो हमेशा मुझसे अच्छे से बात करती है, पर मैं अपनी फीलिंग्स कैसे बताऊं मेरी ये आवाज के साथ। योगी उसे हिम्मत देता है बिना ज्यादा सोचे। डरने की कोई बात नहीं, सीधा जाओ और अपने दिल की बात कह दो। लेकिन अगले ही पल यूकी के होश उड़ जाते हैं।
जब रेवन उसका शुक्रिया अदा करके सीधा सेसिलिया के घर की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ योकी को रियलाइज होता है कि उसने गलती से अपने ही राइवल को कॉन्फिडेंस दे दिया है। उसका दिमाग तुरंत उल्टी सीधे ख्यालों से भर जाता है। उसके दिमाग में एक फिल्मी सीन चलने लगता है जहाँ सेसिलिया किसी फाइट में कमजोर पड़ रही है और रेवन हीरो बनकर उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। नहीं, ये सब क्या सोचा हूँ मैं। ये सब सोच कर वो अंदर ही अंदर परेशान होने लगता है। लेकिन तभी रेवन वापस आता है और उसका हाल देखकर लगता है कि उसका प्रपोजल फेल हो गया है। क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? तुम्हारी बात मानी, फिर भी मैं हार गया। रेवन वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब यूकी के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी होती है। वो जानना चाहता है कि आखिर सेसिलिया ने ऐसा क्या कहा जो रेवन इतना टूट गया। यूकी वापस हवेली पहुंचता है, लेकिन गेट पर सोफिया पहले से ही खड़ी होती है। अब क्या चाहिए? कुछ भूल गए हो क्या? मैं बस ये देखने आया था कि सेसिलिया अब कैसी है। बातों बातों में यूकी रेवन के बारे में पूछ लेता है। सोफिया कैजुअली बताती है कि रेवन यहाँ हैप्पीनेस से मिलने आया था। ये सुनकर यूकी एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि रेवन किसी और के लिए आया था। अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल ना कर पाते हुए यूकी सीधा गार्डन में चला जाता है जहाँ हैप्पीनेस काम कर रही होती है। क्या तुमसे मिलने एक लंबा सा लड़का लाल बालों वाला आया था? हाँ, आया तो था। फिर उसने क्या कहा और तुमने क्या जवाब दिया? हैप्पीनेस सीधे साधे अंदाज में जवाब देती है। मैंने बस मना कर दिया, मैं उसके साथ नहीं जा सकती। ये सुनकर रेवन के लिए बुरा लगता है। उसे लगता है बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन हैप्पीनेस कहती है कि बात इतनी सिंपल नहीं है। जब यूकी डिटेल में पूछने की कोशिश करता है तो वो बिना कुछ कहे वापस अपने काम में लग जाती है। यूकी डिसाइड करता है कि वो कल दोबारा उससे बात करेगा। रात को वो इस बात को डिस्कस करने के लिए शेक और ड्यूक को कॉल करता है। ये रेवन कौन है? वही जो उस रात हीरो पार्टी में मुझसे बार बार हार रहा था। ड्यूक थोड़ा सीरियस हो जाता है। तुमने एक इंसान को हैप्पीनेस के इतना पास कैसे आने दिया? जब तुम कहते हो कि तुम उसे पसंद करते हो, मुझे पता ही नहीं था कि वो उसमें इंटरेस्टेड है। ड्यूक बताता है कि हैप्पीनेस की रेस बहुत रेयर और खूबसूरत होती है, इसलिए लोग अक्सर उन्हें पकड़ना या उन्हें यूज करने की कोशिश करते हैं। मैंने खुद उसे कुछ इंसानों से बचाया था, तभी वो डीमन लॉर्ड की आर्मी का हिस्सा बनी। लेकिन शिक का मानना अलग होता है। अगर वो इंसानों से नफरत करती तो सेसिलिया के घर में काम करने का भी नहीं आती। यूकी भी इस बात से एग्री करता है और कहता है कि रेवन बुरा इंसान नहीं है। शायद हैप्पीनेस ने भी ये फील किया हो। अगले दिन यूकी गिल्ड जाता है नए मिशंस लेने के लिए, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि क्रेमेन आज वहाँ नहीं है। मजबूरी में वो एक दूसरी रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है जो उसे पहचान लेती है। क्या आप वही हैं जो हमेशा वाइस गिल्ड मास्टर से बात करते हैं? यूकी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जब वो क्लियर करती है तो उसे शॉक लगता है कि वो सिंपल सा आदमी ही एक्चुअली वाइस गिल्ड मास्टर है। क्रेवन कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट से पास बुलाकर धीरे से बताती है, वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर यूकी तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागता है और वहाँ क्रेवन को पूरी तरह बैंडेज में देखकर हैरान रह जाता है। ये किसने किया तुम्हारे साथ? मेरी वाइफ ने। ये सुनकर यूकी एकदम शॉक हो जाता है, लेकिन क्रेवन पूरी कहानी बताता है। कल उनकी एनिवर्सरी थी और वो गिफ्ट डिसाइड नहीं कर पाया। जब वो रात को खाली हाथ घर गया तो उसकी वाइफ को लगा कि वो भूल गया। गुस्से में उसने क्रेवन की ये हालत कर दी। तुम्हारी वाइफ काफी स्ट्रॉन्ग लगती है। वो भी एक टाइम पर एस रैंक्ड एडवेंचरर थी। लोग हमें इनविंसिबल कपल कहते थे। यूकी को ये बात ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगती। वो उसे हील करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रेवन मना कर देता है। ये मेरा चांस है थोड़ा पैम्पर होने का। तभी रूम में एंट्री होती है क्रेवन की वाइफ की और यूकी के होश उड़ जाते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि सोफिया होती है। हनी नाम से बुला। उनकी अजीब सी केमिस्ट्री देखकर यूकी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो सोफिया को बाहर बुलाता है और सेसिलिया की हेल्थ के बारे में पूछता है। वो बेटर है, लेकिन अभी किसी से नहीं मिल सकती। यूकी चुप हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अब भी बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं और सिचुएशन धीरे धीरे और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। सोफिया आगे बताती है कि सेसिलिया अब ठीक है, लेकिन फिलहाल कुछ जरूरी कामों में बिजी है, इसलिए किसी से नहीं मिल सकती। ये सुनकर यूकी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। यूकी, क्या लड़कियों के लिए गिफ्ट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं? नरेटर को एक पल के लिए लगता है कि शायद यूकी ने कुछ अजीब या एम्बैरेसिंग बात कह दी है और वो उसे डांटने के मूड में आ जाती है, लेकिन यूकी तुरंत बात को संभाल लेता है। मेरा मतलब, मैं बस सेसिलिया को इस बार एक और भी अच्छा गिफ्ट देना चाहता हूँ, उसे खुश करने के लिए। नरेटर, सोफिया का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी फीलिंग्स होती है, गिफ्ट सिर्फ एक मीडियम है। बेस्ट ऑफ लक। वहां से निकलते वक्त योगी खुद के ख्यालों में खो जाता है। वो इमेजिन करता है कि अगर उसकी सेसिलिया से शादी हो जाए तो कैसा होगा, लेकिन उसकी इमेजिनेशन वहीं तक सीमित रहती है जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में देखा था, सिंपल और सीधा। नरेटर, इसके बाद वो रेवन से मिलने नाइट क्वार्टर पहुंचता है। रेवन अभी भी रिजेक्शन के शॉक में होता है, बिल्कुल चुप। यूकी, ओए कुछ तो बोल, इतना चुप क्यों है? लेकिन रेवन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर जैसे ही यूकी हैप्पीनेस का नाम लेता है, रेवन एकदम सूट खड़ा होता है। तुम्हें उसका नाम कैसे पता? मैं उसे काफी टाइम से जानता हूँ, पर मुझे ये समझना है एक नाइट कैप्टन उससे प्यार कैसे कर बैठा। तब रेवन अपनी कहानी बताना शुरू करता है। एक दिन मार्केट में वो अपना काम कर रहा था, तभी उसने देखा 3 गुंडे एक मेड को परेशान कर रहे हैं। वो तुरंत बीच में आया और जब बात नहीं बनी तो उसने एक को गिरा दिया। बाकी डर के भाग गए। जैसे ही रेवन वहां से जाने लगा, उस मेड ने उसकी केप पकड़ ली। थैंक यू, आपने मेरी मदद की, ये मेरा फर्ज था।
लेकिन बाद में रेवन को रियलाइज होता है कि उसने अपनी असली आवाज में बात कर ली है, जिसे लेकर वो हमेशा इनसिक्योर रहता है। वो थोड़ा शर्मिंदा होता है, लेकिन हैप्पीनेस की रिएक्शन बिल्कुल अलग होती है। तुम्हारी आवाज काफी अच्छी है, मुझे ऐसी आवाज पसंद है, इतना कहकर वो चली जाती है। और उस पल में रेवन को अपना पहला प्यार मिल जाता है। रेवन बताता है कि उसने उस मेड की यूनिफॉर्म पहचानी थी, इसलिए वो सिसिलिया के घर गया था। ये सुनकर उसे हैरानी होती है कि योकी भी सिसिलिया को जानता है। अब योकी भी अपनी साइड बताता है, मैं भी उसे पसंद करता हूँ और उसके लायक बनने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर रेवन और ज्यादा उदास हो जाता है। मैं तो बस एक लूजर हूँ जो उसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा, योकी उसे समझाता है। हैप्पीनेस इंसानों से नफरत नहीं करती, बस उसके पास्ट की वजह से वो थोड़ी अनकल्चरेबल रहती है। अभी गिव अप करना जल्दी होगा। वो सजेस्ट करता है कि दोनों मार्केट चलें और फर्स्ट स्टेप लें। नरेटर, दोनों एक शॉप पर पहुंचते हैं जहां कपल्स की भीड़ लगी होती है। ये देखकर रेवन थोड़ा नर्वस हो जाता है। ये जगह थोड़ी अजीब नहीं है? रिलैक्स, बस गिफ्ट देखते हैं। नरेटर, वहां यूकी को वो पेंडेंट मिल जाता है जो वो पहले सिसिलिया के लिए लेना चाहता था और वो तुरंत उसे खरीद लेता है। दूसरी तरफ रेवन भी गिफ्ट्स देख रहा होता है। यूकी उसे एक पिंक फेदर वाला गिफ्ट सजेस्ट करता है। ये उसे पसंद आएगा, ट्राई कर। पर क्या वो किसी अजनबी से गिफ्ट लेंगी? दिल से दो, बस वही मैटर करता है। ये सुनकर रेवन थोड़ा हिम्मत करता है और गिफ्ट खरीद लेता है। वो दुकानदार से बात करने के लिए नोट्स का यूज करता है, जो देखकर यूकी थोड़ा सरप्राइज होता है। तभी वहाँ मिकाना जाती है और दोनों को पहचान लेती है। तुम दोनों यहाँ कपल शॉप में क्या कर रहे हो? अगर तुम दोनों के बीच कुछ है तो छुपाओ मत। ऐसा कुछ नहीं है, हम बस उन लड़कियों के लिए गिफ्ट्स ले रहे हैं जो हमें पसंद है। मिकाना तुरंत क्यूरियस हो जाती है, कौन है वो लकी लड़की? रेवन चुप रहता है और मिकाना को थोड़ा बुरा लगता है। उसे याद आता है कि कभी उसने रेवन की आवाज का मजाक उड़ाया था, तब से वो उससे दूर रहता है। योकी दरकता है कि मिकाना अच्छी है पर दिल की बुरी नहीं है। मिकाना इनवाइट करती है कि वो अपनी लव लाइफ के बारे में बात करे। योकी मना करता है, लेकिन रेवन जानता है कि मिकाना इजीली नहीं मानेगी, इसलिए तीनों एक खाली रेस्टोरेंट में बैठते हैं। योकी और रेवन बस चुपचाप खाने लगते हैं ताकि बात न करनी पड़े, लेकिन मिकाना उनकी ट्रिक समझ जाती है। अगर तुम लोग बात नहीं करोगे तो मैं भी सिसिलिया के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। सिसिलिया का नाम सुनते हुए योकी तुरंत मान जाता है। ठीक है, पूछो। मिकाना पहला सवाल करती है, तुम दोनों के बीच कितनी प्रोग्रेस हुई है? अभी हम बस फ्रेंड्स हैं और उससे अभी भी बहुत प्रपोजल्स मिल रहे हैं। वो बताता है कि सिसिलियन ने सबको रिजेक्ट कर दिया, इंक्लूडिंग हीरो यूगा। मिकाना थोड़ा इरिटेट होती है। वो यूगा बिल्कुल तमीज नहीं है, हमेशा उसे डिस्टर्ब करता रहता है, कभी भी उसके रूम में घुस जाता है। वो ये भी बताती है कि यूगा एक प्लेबॉय जैसा है, जिसकी वजह से उनका सफर भी डिले होता रहता था। फिर मिकाना योकी को वार्न करती है, सिसिलिया को कभी गुस्सा मत दिलाना। अब वो रेवन की तरफ मुड़ती है, लेकिन योकी तुरंत उसका सपोर्ट करता है, उससे कुछ मत कहना। मिकाना थोड़ा हर्ट हो जाती है, मैं विलेन नहीं हूँ, मैं बस हेल्प करना चाहती हूँ। फिर वो सीरियस हो जाती है और बताती है कि वो लोग डीमन लॉर्ड के कैसल में कई बार हार चुके हैं। यहाँ योकी एक्टिंग करता है जैसे उसे सब सुनकर शौक लग रहा हो, जबकि असली में वो खुद उन्हें हराता रहता है। मिकाना बताती है कि एक गार्ड इतना पावरफुल था कि वो उन्हें हराने के बाद उन्हें ठीक करके गांव में छोड़ देता था। ये उनके लिए इंसल्ट जैसा था। 1 महीने तक बार बार हारने के बाद उस गार्ड ने एक ऑफर दिया, अगर हम सिसिलिया को वहां छोड़ दें तो वो हमें आगे जाने देगा। और ये डिसीजन लेने में मिकाना ने ही सबको मनाया था, इसलिए उसे लगता है कि यूगा उससे नफरत करता है। मुझे लगा तुम भी मुझसे नफरत करोगी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे तब बोलना चाहिए था, पर मैं चुप रहा। योकी को रियलाइज होता है कि उसकी वजह से हीरो पार्टी में दरार आ गई है। वो मिकाना से पूछता है, क्या तुमने सिसिलिया से इस बारे में बात की? मिकाना शर्माती है क्योंकि उसने ये सब यूगा के लिए किया था और उसे लगता है कि सिसिलिया उसे कभी माफ नहीं करेगी। योकी उसे समझाता है, कब तक तुम मुझसे दूर रहोगी, कभी ना कभी बात करनी ही पड़ेगी। मिकाना को बात समझ आती है और वो डिसाइड करती है कि वो सिसिलिया से माफी मांगेगी। उसके जाने के बाद रेवन भी नए कॉन्फिडेंस के साथ एप्पल उससे मिलने निकल पड़ता है। योकी के साथ वो मैंशन पहुंचता है जहाँ ड्यूक पहले से ही खड़ा होता है। तुम फिर आ गए, एक बार रिजेक्ट होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ा। योकी तुरंत रेवन का सपोर्ट करता है, वो बस बात करना चाहता है। ड्यूक पूछता है, क्या कहने आए हो? मैं बस उससे एक बार बात करना चाहता हूँ। ड्यूक उसे एडवाइस देता है, लड़कियों से बात करते वक्त उन्हें प्रोटेक्ट करने और खुश रखने की बात करो, लेकिन रेवन किसी की कॉपी करने से मना कर देता है और ये देखकर ड्यूक थोड़ा इंप्रेस हो जाता है। वो रेवन को आगे बढ़ने देता है। रेवन हैप्पीनेस को एक शांत जगह ले जाता है और डर डर कर गिफ्ट देता है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हैप्पीनेस गिफ्ट देखकर मुस्कुरा देती है और हाँ कर देती है। ठीक है, हम दोस्त बन सकते हैं। भले ही उसके दिल में अभी कुछ और ना हो, लेकिन एक नई शुरुआत थी और यहीं से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है।